गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका सिलेबस क्या है ना। आपका बीएससी सेकेंड ईयर और बुक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसमें 4 यूनिट है। जो आपकी यूनिट है फर्स्ट, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि सर्किट एनालिसिस चैप्टर का नाम है, और चैप्टर सेकंड का जो पार्ट है वो ओनली पीएन जंक्शन, मतलब जो पीएन संधि है आपकी ओनली वो, ठीक है, ओनली वो। अब ऐसे आपकी यूनिट 2 जो है उसमें आपके रेक्टिफायर है यानी कि दिष्टकारी, ठीक है, ठीक है, रेक्टिफायर्स दिष्टकारी, और आपके हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। आपका यूनिट 3, इसमें आपके जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग यानी कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग और आपका एम्पलीफायर, ठीक है, आपका एम्पलीफायर। और जो यूनिट 4 है आपकी यूनिट 4, इसमें आपका एक तो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर, ठीक है, और एक आपका है जो आपके डिजिटल परिपथ होते हैं, ठीक है, डिजिटल सर्किट, पूरा लिख लेना आगे, डिजिटल सर्किट। तो अपन शुरू करते हैं आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो वाली। इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है ना सर्किट एनालिसिस, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपकी, इसमें से आपका क्वेश्चन का ए पार्ट भी आता है और बी भी आता है, और जो बी के जो अथवा में आता है वो इसमें से आता है आपका, ठीक है, ए और बी पार्ट इसमें से आपका आता है। अब देखें सर्किट एनालिसिस है ना, परिपथ विश्लेषण। तो सबसे पहली बात है कि परिपथ होता क्या है, सर्किट होता क्या है, परिपथ या आपका जो सर्किट है वो होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सर्किट्स होते हैं उनमें आपकी एक तो बैटरी होती है जनरली, ठीक है, हाँ, एक आपका प्रतिरोध, संधारित्र, आपकी कोयल भी होती है ना, ऐसे बहुत सारे अवयव जुड़े होते हैं। ये कोई परिपथ है। तो यानी कि परिपथ की परिभाषा क्या हो गई कि एक ऐसा बंद पथ जिसमें आपके विभिन्न स्रोत, जैसे एक तो आपका बैटरी, मतलब विभिन्न विद्युत अवयव, एक आपका प्रतिरोध, संधारित्र, कोयल, ठीक है, ये सब आपकी जुड़े भी हों और वो एक बंद वक्र का निर्माण करे, बंद पथ का निर्माण करे, तो वो आपका सर्किट कहलाते हैं, ठीक है। ये आपकी सर्किट की परिभाषा हुई। अब आपके ये जो है ये वो आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। अब एक होता है आपका मतलब वोल्टा स्रोत, और एक होता है आपका धारा स्रोत, ठीक है। ये एक होता है आपका वोल्टा स्रोत, एक होता है आपका धारा स्रोत। तो आपका वोल्टा स्रोत जो है वो क्या होता है, जैसे आपका या मान लो कोई बैटरी लगी, तो ये आपका, और ये आपका लोड है यानी कि लोड प्रतिरोध बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट वाले ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी ए और बी टर्मिनल है, कोई मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका ई, ये आपका वी ई जो भी लेना चाहो, चलो वी ले लेता हूँ, ठीक है, वी। और ऐसे ही धारा स्रोत, धारा स्रोत में क्या होगा आपका, ये धारा होगा, यह आपका वोल्टेज सोर्स है, यह आपका धारा स्रोत है। देखें ये आपका हेड, आपका 2 पॉइंट्स, और ये आपका लोड RL या फिर आपका ZL, जो भी आप नाम देना चाहो ये आपका। तो सबसे पहले बात सुने, एक इसमें समांतर में आता है, वो मैं बताऊंगा क्यों आता है, उसका भी रीजन है, ठीक है। ये आपका ये इसकी, अब देखिए वोल्टा स्रोत तो क्या हो गया,
कि आपका जो परिपथ है उसमें कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा हो और जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध आपका शून्य नहीं हो, मतलब जेड इन जो है वो आपका शून्य नहीं हो। वास्तविक वोल्टेज स्रोत की परिभाषा बता रहा हूं, तो आपका जेड इन है वो आपका जीरो नहीं हो, तो आपका यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध है वो आपका इसका और इसका दोनों का ऐड हो जाएगा, तब जाके कुछ जो धारा है उसमें परिवर्तन आएगा, जिससे यहाँ पर आपका वोल्टेज भी चेंजेस आएगा। ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए, अगर मैं आपका जेड इन क्या नहीं, आपका जीरो नहीं, तब तो आपका एक ऐसा स्रोत हो गया वास्तविक वोल्ट का स्रोत, इंग्लिश में बोले तो रियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और अगर आपका जेड इन आपका जीरो हो गया, आपका जेड इन जीरो हो गया, ठीक है, तो आपका यहां पर जो वोल्टेज होगा, इन दोनों सिरों पे जो वोल्टेज होगा वो यहां पे आएगा, है ना। यहां पर जो वोल्टेज आएगा इनके अक्रॉस सेम वोल्टेज आपका ए और बी पॉइंट पर आएगा। अगर जेड इन आपका क्या है, जीरो, तो उसको अपन बोलते हैं आइडियल, यानी कि आदर्श वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही आपके ध्यान रखना होता है कि जब भी आप उनका वोल्टमीटर अपन किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो आपका वोल्टमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, ये आपका वोल्टमीटर में जो ये प्रतिरोध होता है ये आपका सीरीज में जुड़ता है, वोल्टमीटर जो वो समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, अभी सुनो, ये आपका धारा स्रोत, आपका धारा स्रोत, इसमें क्या होता है कि आपका ये आई आपकी परिपथ में जा रही है। ठीक है, ये आपका जेड इन है, जो आपकी जेड इन है, ये आपका किसका है, ये इसी धारा स्रोत का आपका प्रतिरोध है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है जो इसके अंदर है। ठीक है, तो आपका जो जेड इन है वो अगर अनंत हो जाए, क्या हो जाए, अनंत हो जाए, अगर आपका जेड इन अनंत हो जाए, अगर आपका जेड इन अनंत होता है, ठीक है, तो ये जो है ये आपका V बराबर क्या होता है, आपका आई आर। ध्यान दें, V बराबर आपका क्या होता है, आई आर, और जैसे I को मैं क्या लिख दूं, एक बार के लिए जेड इन लिख दूं, इसको जेड आर को जेड इन। ठीक है, अगर आपका जेड इन आपके पास क्या है, अनंत, यानी आई का मान निकालूं तो आपका V अपॉन जेड इन यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 यानी कि याक। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका जेड इन आपका क्या है, जीरो, जेड इन एक तो आपका, अगर देखो यहां पर अपन ने जेड इन क्या माना, जीरो, लेकिन जैसे यहां पर तो क्या होता है, वोल्टेज निकालना है अपने, V बराबर क्या होता है, आई आर नहीं होता है, तो आपका आर जीरो हो गया, तो आपका V, ये जो V आर जीरो, तो आपका V जीरो हो गया। लेकिन यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ पर अनंत क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर अपना वोल्टेज सोर्स के साथ आई वाला है, तो आई बराबर V अपॉन आर। अब आर को अगर मैं जीरो कर दूं तो आपकी धारा जो है वो अनंत हो गई, और धारा आपकी अनंत हो गई, और धारा अनंत हो गई, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसको आर को अनंत ले लेते हैं, जो आपका जेड इन है वो आपका इन्फिनिटी ले लेते हैं, जिससे आपका आई का मान जो है वो प्राप्त होता है। तो जेड इन का जो मान है वो आपका इन्फिनिटी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका धारा स्रोत हो गया, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, अब आदर्श धारा स्रोत को कौन सा स्रोत होगा, जो आपका धारा का एक परिमित मान देता होगा। ठीक है, एक परिमित मान देता होगा, परिमित, ठीक है, परिमित मान देता होगा, साथ साथ ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, परिमित मान देता होगा। अब सुने, जैसे एक सर्किट है, ये आपका सर्किट है, R1, R2, R3 और आपका R4 और आपका R5, है ना, ये सर्किट। अब देखिए इसमें जाल क्या होगा, ठीक है, शाखा बिंदु क्या होगा ना, वो सब समझे आप, जाल, शाखा
ये आपकी शाखा और शाखा बिंदु, ठीक है, लूप या फिर आपका पास, ये सब चीजें क्या होंगी मैं समझा देता हूँ। देखिए आपका ये जो पूरा होगा जो बंद वक्र है ना, ये वाला, जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू किया मैंने और मैं घूम के वापस यहीं आ गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका लूप या इसको पास बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स जहां पर आपकी करंट्स आ भी रही है और जा भी रही है ना, यहाँ पर देखो इधर से तो आएगी और फिर इधर से कुछ जाएगी, है ना, वो आपको सर्किट से एनालिसिस करने पर पता लगेगा कितनी जा रही है और कितनी आ रही है। तो ये पॉइंट्स होता है आपके संधि बिंदु, इनको संधि बिंदु बोलते हैं या आप शाखा बिंदु बोल सकते हो, ठीक है। और एक होता है आपका जाल, तो ये जो पूरा सर्किट होता है इसको अपन जाल की संज्ञा देते हैं कि जिसमें आपके लूप भी हो, शाखा बिंदु भी हो, और आपका एक शाखा वो होती है जिसमें आपका धारा का मान जो है वो एक पूरी शाखा में धारा का मान क्या होता है, स्थिर रहता है। यानी कि जैसे एक भी कोई पॉइंट है, आप मानो कि आपका यहां से मैं मान लूं ए और बी, ये कोई लाइन है आपकी, है ना, ये कोई शाखा है, ब्रांच है आपकी, इसमें आपका धारा का मान जो है वो आपका स्थिर रहता है। धारा का मान जो है वो आपका कैसा रहता है, स्थिर रहता है। यानी कि करंट जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। तो आपका ये कैसी है, ये आपकी शाखा है, ठीक है। अब देखिए, अब इन सर्किटों को एनालिसिस करने के लिए इनको क्या है, सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है किरचॉफ के लिए, ठीक है। तो अपन वही बताता हूँ आपको, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ ने कितने नियम दिए, 2, आपका किरचॉफ लो, ठीक है, 2 नियम दिए आपने, ठीक है। आपको पहला बता रहा हूँ, ये किरचॉफ का प्रथम नियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको धारा नियम भी बोलते हैं, करंट लो, धारा नियम, ठीक है। आपका संधि नियम भी इसको बोलते हैं, जो भी आपको, ठीक है। आगे ये आपका किरचॉफ का लो फर्स्ट, धारा नियम और आपका संधि नियम। तो इसको अपन कैसे करते हैं कि किरचॉफ के अनुसार क्या है बता रहा हूं आपको, ये मान लो ये आपकी, ठीक है, और ये आपकी मान लो कोई रेजिस्ट है ना, या नहीं भी मानो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखो ये धारा I1 आपकी आ रही है, ये धारा आपकी I2 जा रही है, आ रही है, और ये भी आपकी I3 आ रही है। लेकिन आपकी जो I4 है वो आपकी जा रही है और I5 भी आपकी जा रही है। ये आपके कोई O संधि बिंदु, आपका O जो है वो आपका क्या है, कोई संधि बिंदु, ठीक है, वो आपका संधि बिंदु। तो किरचॉफ के अनुसार संधि पर आने वाली धाराएं, संधि पर आने वाली धाराओं व आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, योग, संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि पर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो धारा संधि पे आएगी, है ना, उसका योग और जो जाएगी उनका योग या तो आपका बराबर होगा, या अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर जो आपकी धाराओं का योग है वो आपका शून्य होगा, ठीक है। इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा है। जैसे आपका I1 आपकी देखो आ रही है, I2 आपकी आ रही है, प्लस आपकी I3 भी आपकी आ रही है, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, I4 प्लस आपकी I5, है ना। और या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो आ रही है इसलिए पॉजिटिव, ये आपकी जा रही है इसलिए नेगेटिव, ठीक है। ये आपकी ये आपको बराबर सी, ठीक है। या बीजगणितीय योग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आने वाली धाराओं का व जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो आपका शून्य होता है। ये भी आपका किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। दोनों ही आपके सही हैं, बोथ्स ऑफ राइट्स, आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
अब आपका एक होता है वोल्टा का नियम, है ना, किरचॉफ का सेकंड नियम किसका था, वोल्टा का नियम। वोल्टा का नियम। तो देखिए इसको भी आप सर्किट से समझे, जैसे आपका ये कोई सर्किट, ये आपका बैटरी का प्लस, ये आपका बैटरी का नेगेटिव, ये आपका, ठीक है, और ये आपका कोई मान लो प्रतिरोध है, ठीक है, ये आपका कोई प्रतिरोध है, जैसे आप आगे चलते जाएंगे, ये आपका यहाँ से आपका छोटा ही बना लेते हैं सर्किट, ठीक है। अब ठीक है, इसका प्रतिरोध मान लो आप R1 है, ये आपका E है, और ये आपकी I जो है वो आपकी धारा जा रही, और एक और मानूंगा तो आपका है ना, ये आपका IR1, एक आपका यहाँ ले लेता हूँ, ये आपका R2 प्रतिरोध है, और आपकी I2 धारा आपकी यहाँ चली गई, एक प्रतिरोध है यहाँ पे ले लिए R3, ठीक है। अब ठीक है, ओके, और ये आपका यहाँ पर एड कनेक्ट वायर। अब ये आपका E, तो सबसे पहले देखो एक चीज, ये नियम बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपका जैसे ये होता है, हाँ, यही तो होता है आपके बैटरी का सिंबल, है ना, इसमें आपका जैसे होता है कि 20 वोल्ट, है ना, या आपका लिखा होता है कि 40 वोल्ट, जो भी आपका लिखा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो बैटरी है वो 20 वोल्ट की है, 40 वोल्ट की है। इसका मतलब होता है कि ये जो नेगेटिव की प्लेट्स है और ये आपकी जो पॉजिटिव की प्लेट्स, इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस वो आपका 20 वोल्ट है। अगर ये बैटरी में बोलूं कि 20 वोल्ट की है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पॉजिटिव की प्लेट है और ये जो आपकी नेगेटिव की प्लेट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस, वो आपका कितना है, 20 वोल्ट, ये आपका 20 वोल्ट। यानी कि अगर मैं कह दूं कि ये तो आपकी 0 वोल्ट पे, मैं कह दूं कि नेगेटिव वाली आपकी 0 वोल्ट पे, तो पॉजिटिव वाली कितने पे है, 20 वोल्ट पे। समझ रहे हो ना कि मैं ये बोलूंगा कि बैटरी 20 वोल्ट है। आप समझ रहे हो ना कि ये आपका 0 पे, ये आपकी, मान लो कि किसी कारण से ये आपकी 10 वोल्ट पे हो जाए, ये आपकी 10 वोल्ट पे हो जाए, तो आपका प्लस कितने पे हो जाएगा, 30 वोल्ट पे, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, 10 होना चाहिए। देखो अब 30 में से 10 जाएगा तभी तो 20 आएगा, है ना, ये आपका जो है वो वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, अब ये मैं आपको नियम बताता हूँ। ये वैसे नियम आपने 12th क्लास में पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं, सबको अपने अपने तरीके होते हैं नियम बताने में। इसका देखो, इसमें जैसे I1 धारा गई आपकी, ठीक है, I2 यहाँ पे, या आपकी I1 मान लो, I2 आप यहाँ से चलेगी, तो इससे कितनी जाएगी, I1 माइनस का I2, ठीक है। अब किरचॉफ क्या कहता है कि किसी परिपथ में जो बहने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, वो परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। अब सुनिए, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं देखो इस लूप में चलूं, इस लूप में चलूं, ये लूप में फर्स्ट दे देता हूं आपकी, और ये लूप में आपकी सेकंड दे देता हूं। अगर मैं लूप आपकी फर्स्ट में चलूं, लूप फर्स्ट में चलूं, तो देखो यहां से चलना शुरू करूंगा मैं ऐसे, ये देखो धारा भी इसी साइड जा रही है, जिस साइड मैं जा रहा हूं उसी साइड धारा जा रही है, यानी कि तो सेम डायरेक्शन मैं जा रहा हूं, उसी साइड धारा जा रही, तो सेम डायरेक्शन, इसी साइड फिर मैं वापस इसी साइड आ रहा हूं, यानी कि धारा भी उसी साइड जा रही है। तो लिखो जैसे आपका V बराबर आपका क्या होता है, IR, है ना, ऐसे, तो इसको ऐसे समझो, E बराबर IR। ये आपका E1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समेशन यहाँ लगा दो, ठीक है, ये आपका समेशन, इसका मतलब होता है योग, ठीक है, समेशन IR। तो देखिए आपका पहले I1, ठीक है, R1, ठीक है, फिर पॉजिटिव आपका कितना है, R2, और धारा कितनी है, I1 माइनस का आपका I2, ठीक है। और ये आपके किसके बराबर होगा, ये देखो यहाँ पे आएगा, फिर आपका -2 प्लस, यानी कि बराबर आपका E, ठीक है। अगर इसको अपन, ये आपका ऐसे होता, ये आपका ऐसे होता, ये आपकी नेगेटिव होती है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ क्या लगाता, माइनस साइन लगाता, है ना। और अगर आपको सब चीजों को आप एक ही साइड लिखते हो, तो आपको क्या लिखना है, देखो अगर सब चीजों को आप एक ही साइड लिखते हो, जैसे ये आप बराबर में नहीं लिख के यहाँ लिखते हो, तो आपका जब भी आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जंप करेंगे, है ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक कंडीशन याद रखो कि आप बराबर लिख लिया करो और आप पॉजिटिव कर दिया करो उसको, ठीक है।
ऐसा। तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जंप कर रहे हो आप यहाँ से, तो आपका ई आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप सेकंड लूप के लिए लिख सकते हो। यहाँ से देखो सेकंड लूप आपकी कहाँ से, यहाँ से, यहीं से तो चलना शुरू करेंगे। I2 धारा जा रही, वो आपकी I2 धारा जो है वो आपकी R3 में से बह रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहुंचे आप, यहाँ पहुंचते देखो धारा तो इधर आ रही है, लेकिन अब आप किस साइड जा रहे हो, धारा के अपोजिट साइड जा रहे हो, तो लगाओ नेगेटिव, ठीक है। आपका I1 माइनस का I2 और आपका कितना R2, लेकिन इसमें आपका क्या नहीं है, कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है इस लूप में, तो आपका बराबर 0। या तो इस हिसाब से आप किरचॉफ के दूसरा नियम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें किरचॉफ के नियम से परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण किरचॉफ के नियम से, यानी कि सर्किट एनालिसिस यूज ऑफ किरचॉफ लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, कुछ भी आप जो सुटेबल लगे आपको लिख लो, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नियम मैं उसी पे बताऊंगा, है ना। तो मैं आपका एक डायग्राम बनाता हूँ, चलो मैं इनको बॉक्स से दिखा देता हूँ ना। ये आपका ये आपका कोई सर्किट हो गया, ठीक है। या आपके प्रतिरोध, जैसे ये मैं इसको Y1 दे दूं, ये मैं बताऊंगा ये आपकी Y1 और Y2 या आपके क्या है, एक मिनट रुके, ये आपका Y5, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए इस सर्किट की बात करूँ, जैसे यहाँ से मैं बोल लूँ कि यहाँ से कितनी धारा जा रही, आपकी I1, यहाँ पर आपकी कितनी, ये आपका A पॉइंट है या आपका कोई B पॉइंट है, यहाँ पर आपकी I2 धारा चली गई, यहाँ पर आपकी I3, ऐसे आपकी यहाँ पर आपकी I4 और यहाँ पर आपकी I5। अब सुनो, यहाँ पर मैंने Y1 Y2 Y3 ये क्यों लिखे, है ना, इनका देखें। तो जो आपके Y1 Y2 और Y3 Y5 लिखे हैं, तो आप एक चीज देखें, V बराबर आपका क्या होता है, V बराबर IR होता है, हाँ, ओम का नियम, V बराबर IR। अब मैं क्या करूंगा कि V बराबर IR, मैं I निकालूंगा, सपोज मैं I निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, V बराबर R, है ना, प्रथम नियम से तो अपन धारा ही तो निकालते हैं, V बराबर IR। और अगर मैं इसको ये लिख दूं V बराबर Y, है ना, तो ये जो था ये तो आपका क्या था, प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध, या आपका अगर ये आपका Z होता, ये आपका Z होता, R या Z जो भी, तो आपकी होती प्रतिबाधा, है ना। R और Z में भी अंतर है ना, R और Z में भी आपका अंतर, R और Z में कैसा अंतर है, R जो है वो आपकी नॉर्मल जो प्रतिरोध है वो होता है, और Z जो होता है वो आपका R प्लस कॉम्प्लेक्स, जैसे आपका साथ में प्रेरकत्व है आपका, या फिर आपका संधारित्र जुड़ा हुआ है, उस वो चीज दोनों ऐड होके आपका Z बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है आपका ये, और ये आपका रियल, ठीक है। अब सुने, तो आपका या तो Z है या आपका R है, तो या तो आपकी प्रतिरोध बाधा होगी या आपका प्रतिरोध होगा, और ये Vy या Y जो है ये आपका होता है प्रवेश्यता, है ना, ये जैसे आपका इम्पीडेंस और ये आपका एडमिटेंस, ये प्रवेश्यता, ये आपकी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अब ये मैंने यूज क्यों लिए, क्योंकि जैसे मैं I1 और I2 I3 I5 इनके मान निकालूंगा, तो मैं
Z1 Z2 इनकी ये रखूंगा तो इसकी जगह मैं Y1 पुट कर दूंगा, जिससे आपकी इक्वेशन जो है वो आपको अनुपात में नहीं बढ़ेगी, है ना। नहीं तो आपका I1 का जो भी मान निकालूंगा तो वो कैसे आएगा कि उसके एक्रॉसिंग आपका वोल्टेज आएगा और आपका Z या R आएगा जो भी, है ना, तो ऐसे बनेगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने Y से रिप्लेस कर दिया Z को, तो इसका मतलब है ये प्रवेश्यता के रूप में दे दिया, ठीक है। या आप अगर ऐसे नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 ऐसा रख के भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब सुन, ये आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट, तो मेरे को पांचों धाराएं बताऊंगा आपको कैसे निकलेंगी बाय यूजिंग, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर आपका वोल्टेज जो है, यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ पर आपका E है, या कि प्लस या आपका माइनस, ऐसा ही तो है, ये आपका प्लस है ये आपका माइनस, तो यहाँ पर जो आपका वोल्टेज वो आपका कितना है, E है, और यहाँ पर आपका 0 वोल्टेज। वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ जितना वोल्टेज होता है वो उसका क्या होता है, उसका डिफरेंस होता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर 0 होगा तभी तो वहां पर E होगा, है ना। तो ये ऑलवेज अपन नेगेटिव जो होगा अपन 0 पे ही मानते हैं, तो ये आपका E वोल्ट। यहाँ पर आपका वोल्टेज है वो मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है तो EA वोल्टेज है आपका, और यहाँ पर आपका वोल्टेज जो है वो आपका EB वोल्टेज, कितना आपका EB दिख रहा है ना, E और B वोल्टेज आपका, ठीक। अब मेरी बात सुने, यहाँ पर जो I1 धारा होगी, I1 धारा वो किसकी वजह से होगी, इन दोनों के वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ही होगी। तो आपका वोल्टेज डिफरेंस कितना है, E माइनस का E माइनस E, और आपका ये कितना है प्रवेश्यता Y1, है ना, ये आपका E माइनस E A, और ये आपका क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपका E वोल्टेज है ना, और यहाँ पर आपका संधि पे कितना वोल्टेज है, E वोल्टेज। तो ये जो यहाँ पर जितनी भी करंट बहेगी ना, इस शाखा में जितनी भी करंट आएगी, इसमें जितनी भी आएगी इस लाइन में, तो वो आपकी किसकी वजह से आएगी कि इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस, है ना, वोल्टेज डिफरेंस। जैसे ये मान लो 10 वोल्ट है, ये मान लो आपकी 10 वोल्ट है और वो आपकी 8 वोल्ट है ना। तो भाई 10 वोल्ट यहाँ से दे रहा था मैं, 8 तो इसने दे ही दिया, 8 तो इसने आगे दे दिया, ये कितना खा गई, 2 वोल्ट खा गई है, ठीक है। अब ये जो 2 वोल्ट इसने ड्रॉप किया है, ठीक है, ये 2 वोल्ट जो इसने ड्रॉप किया वही आपके इस शाखा में जो धारा बहेगी उसका रीजन होगा, ठीक है। तो ये आपका, अगर देखो मैंने आपको बताया था कि आप Z भी ले सकते हो, अगर आप Z लेते हो तो आपका ये करना पड़ेगा फिर Z1, है ना, तो आपका ये होगा, क्योंकि जो 1/Z1 का मान कितना होता है, Y1 होता है ना। ये मैंने आपको बताया था कि आप Y1 की जगह Z1 Z2 ऐसे रखो तो ठीक है। ये आपका इसका मान आ गया, ठीक है। अब देखो और देख लेते हैं, सेकंड मैं I2 की बात करूंगा, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना है, E है, और यहाँ पर आपका कितना है, EB, यानी कि इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, EA माइनस आपका EB, और आपका प्रवेश्यता कितनी है, Y1। ये हो गया आपका दोनों का, ठीक है। I3, जैसे मैं I3 निकालूं, है ना, तो आपकी I3 कितनी, वो देखिए I3 आपकी बह रही है नीचे की साइड, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो होते हैं ये आपके ग्राउंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये सब जितने भी पॉइंट है यहाँ पर सब 0 है, और यहाँ पर भी 0 है। ये कब तक 0 रहेगा, जब तक यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं लग जाए। अब यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ से चलते चलते यहाँ हो गए तो यहाँ भी 0 हो सकता, नहीं, यहाँ पे 0 नहीं हो, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर अपने पास कोई भी जो अवयव है, विद्युतीय अवयव है ना, वो लगा हुआ नहीं है। अगर यूज होता, आपका जो वोल्टेज तभी ड्रॉप होता है जब आपका परिपथ में प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब देखें I3, ये आपका I3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज है, EA, ले लो, और EA के इसके आगे वाली संधि पे आपका 0 है, ले लो, और आपका कितना होगा, Y3। ऐसे ही आपका मैं निकालूंगा I4 आपका कितना है, EB माइनस का 0, वही सेम आपका Y4, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, इनको लिख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सब लैंग्वेज लिखनी है, उसको कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका I5, है ना, I5, ये जो I5 आपका ये वाला, ये देखो ये आपका यहाँ है, यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना है, EB, ये आपका EB लिख लिया मैंने, है ना, EB
और यहाँ पर आपका EB और आपका 0, और यहाँ पर भी आपका EB और आपका लास्ट में कितना है, यहाँ पर भी आपका 0, तो ये आपका EB और आपका y5 ये हो जाएगा आपका लास्ट में 0 ही -0, तो वो मैंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका ये y बराबर EB y5। ठीक, अब देखो आपका ये वाला आपका हो गया है ना। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा कि आपका I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, I4 आ गया और आपका I5 आ गया। अब इसमें क्या होगा कि आपका मैं बोलूं कि आपकी जो संधि है यानी कि आपका जॉइंट पॉइंट जो है वो आपका ए पर, या यही तो पॉइंट है ना। ए पर आपका क्या है कि किरचॉफ क्या कहता है, आने वाली धाराओं का जो योग है वो आपकी जाने वाली धाराओं की या तो बराबर होता है, या फिर आप क्या करोगे कि आने वाली जो धाराएं हैं और जाने वाली जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग आपका क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आपका I1 आ रही है, I2 और I3 जा रही है। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो अब आप I1 और ऐसा ही आपका बी पे संधि बी ना, या संधि बी, इस पे आपका क्या होगा I2 और आपका I4 और आपकी I5 आपकी जा रही है। ठीक है, I1 आपका I1 क्या है, E माइनस EA और आपका Y1 बराबर I2 कितना है आपका EA माइनस का EP, EA और आपका EP और आपका कितना है Y2 प्लस, है ना। देखो यदि प्लस है ना, I3 और जोड़नी है इस पे, यानी कि EA और आपका Y3। देखो अब ऐसे ही ये मान अपन इस इक्वेशन में रख लेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपकी, इनमें देखो अगर आपको E का मान पता हो, हाँ, आपको Y का मान पता, Y2 का मान पता हो, Y3 का मान पता हो, Y1 का मान पता हो, तो आप EA और AB का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि EA और AB एक इक्वेशन इनमें बन जाएगी, एक इसमें बन जाएगी, आपकी दो इक्वेशन हो जाएंगी, और दो इक्वेशन को अपन जोड़ के और या फिर घटा के उनके मान निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, ये जो संधि पर वोल्टेज है आपका वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक तो सर्किट एनालिसिस, भाई आपके से एग्जाम में अगर पूछा जाए कि किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ का विश्लेषण कीजिए, तो आपको वो देगा कि आपको धारा वाले का करना है फिर वोल्टेज वाले का करना है, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। अब देखें आपका दूसरा नियम की सहायता से अपन कैसे करते हैं वो देख लें। ये आपका परिपथ विश्लेषण ही है ना। ये भी आपका ये क्या होता है आपका मैं बता देता हूँ। जैसे आपका मैं एक सर्किट बनाता हूँ, है ना। अब अपन वोल्टेज का बनाएंगे आपका, E है ना, E1 ये आपका कोई वोल्टेज है, यहाँ पर आपका Z ये आपका एक और, ये आपका एक और, यहाँ पर भी आपका एक और है लास्ट, और ये आपका खत्म यहाँ से, इसको ये है ना, ये हो गया आपके। तो इसको अपन क्या क्या नाम दे देते हैं, ये आपका Z1, Z2, ये आपका Z3, Z4 और आपका Z5। ठीक है, ये आपका Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5। ये जो है ये आपका मान लो कि यहाँ पर I1 धारा यहाँ से आपको सर्किट को दे रहा है। ठीक है, I1 दे रहा है और I2 आपकी यहाँ जा रही है। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर कितनी आएगी, I1 माइनस I2, ऐसा ही तो होगा, है ना, I1 माइनस I2। अब ये I2 यहाँ जा रही है, तो आपकी यहाँ पर मान लो कि आपकी कितनी जाएगी, I3 जाएगी, तो यहाँ पर आपकी कितनी होगी, I2 माइनस की I3, ये हो गया आपका। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इनका जो है सोल्व करूँ, इसमें भी मैं आपका क्या लगाऊं, किरचॉफ का नियम लगाऊं, इसमें भी मैं किरचॉफ का नियम लगाऊं, इसमें भी मैं आपका किरचॉफ का नियम लगाऊं, है ना। तो देखिए आपका यहाँ से चलूंगा मैं, तो आपका
I1 आपका Z1 प्लस I1 माइनस का I2 आपका Z3 है ना, और बराबर आपका कितना है E, क्योंकि आपकी प्लेट कैसे जंप कर रहे हो, -2 पॉजिटिव जंप कर रहे हो, तो आपका E, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। ऐसे ही अपन सेकंड लूप में जाएंगे, है ना, ये मैं आपको नाम दे देता हूँ कि ये फर्स्ट और ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड, है ना, ये आपकी 3 लूप हो गई, है ना, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड। अब आपकी जो सेकंड लूप है इसमें देखो आपका I2 और आपका Z2 प्लस I2 माइनस का I3, I2 माइनस का I3 और आपका ये कितना Z4 ये आपका, और यहाँ पर अब यहाँ पर आके अपन धारा की दिशा कैसी होगी, उल्टी होगी, क्योंकि ऊपर से धारा आ रही है और अपन कैसे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की साइड, तो नेगेटिव साइन मैंने पहले लगा दिया। और आपका यहाँ पर जो धारा होगी I1 माइनस की I2 और आपका Z3, है ना। इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित करके लिखे भाई, I1 के मान एक तरह और I2 I3 के मान एक तरफ, ठीक है, और बराबर आपका कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, तो आपका 0, ठीक है, आपका 0 इस साइड लिख लो, क्योंकि ई भी तो अपन इस साइड लिखा ना, ये आपका 0, ठीक है, ये आपका 0। अब देखिए I1 वाला ये, तो I1 का कितना हो गया I1 और आपका Z3, ठीक है। I2 का देखो, एक I2 की टर्म ये, एक इसमें और एक इसमें, तो आपकी ये होगी प्लस आपकी Z2 और आपकी Z3, हाँ, और आपकी Z4 और आपका I2 यहाँ पे, ठीक है। आपका ये है I3 हो गया आपका I3 और आपका Z4 यहाँ तक, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड, हाँ। ऐसे ही आपकी थर्ड लूप में आ जाओ, यहाँ से चलेंगे अपन, यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो आपका Z5 और धारा कितनी बह रही I3, तो हम लिख देंगे I3 और आपका Z5, I3 और आपका Z5, यहाँ पे आ गए अपन नीचे, फिर यहाँ पे, और ये आपकी धारा की दिशा कैसे होगी, उल्टी, तो आपकी Z4 व्युत्क्रम हो गई, इसलिए आपका नेगेटिव लगा दिया। ये आपका I2 माइनस का I3, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसमें से I1 का मान तो है नहीं आपके पास, I2 सीधी, है ना, तो I2 का मान कितना होगा Z4 और I2 और आपका प्लस कितना Z4 प्लस आपका Z5 और ये आपका कितना I3 बराबर आपका 0, क्योंकि कोई वोल्टेज सोर्स आपका है नहीं। 3 नंबर समीकरण। अब अपन क्या करेंगे, इसको पूरे तीनों इक्वेशन को जो है वो अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 है 3 से, आप मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपका E आपका 0 0 ये हो गया आपका यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखो पहली प्रतिबाधा कितनी है आपकी Z1, ये लिख दी अपने Z1, I1 की कितनी Z1, फिर आपकी I2 की देखेंगे, है ना, तो ये आपकी Z1 सॉरी I1 और ये आपकी I1 की एक और भी है आपकी Z3, तो Z1 प्लस आपकी Z3, और आपकी I2 की प्रतिबाधा कितनी है Z3, ये आपकी माइनस का Z3 और ये आपका 0, है ना, और यहाँ पर वही आपका I1 I2 और आपका I3, है ना, I1 I2 I3, ठीक है। अब यहाँ से देखें, आपका सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, I1 के साथ कितना है माइनस का Z3, तो आपका माइनस का Z3, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट आपका Z2 Z3 Z4, ठीक, ये भी लिखो Z2 Z3 प्लस आपका Z4 पूरा एज इट इज, आपका पूरा एज इट इज वहां पे। फिर आपका I3 का घटक कितना है माइनस का Z4, ये वाला, ठीक। अब ये आपका I1 का यहाँ पर है नहीं, तो आपका 0 माइनस आपका Z4 और आपका Z4 आपका Z5 आपका 4 है, ठीक, ये वाला। तो ये हो गया आपका ये वाला। अब देखिए इनको एक बार मिटा दूंगी, ध्यान से सुनो, ये जो आपकी यानी कि Z1 देखो, ये आपकी जो मैट्रिक्स बनती है आपकी वो कैसे बनती है, ऐसे ही तो लिखते हैं मैट्रिक्स Z11 Z13
Z21 Z22 है ना, Z23 Z31 Z32 और Z33 ऐसे तो लिखते रहते है ना, 11वीं में सबने लिखा होगा। तो ये Z11 की जगह क्या मान आपका Z1 प्लस Z2, और आपका Z11 है क्या, Z11 है आपका जो ये पहली जो लूप है या जो पहला जो पास है ना, इसको लूप या पास कुछ भी बोल सकते हैं अपन, जो ये पहली लूप है इसका प्रतिरोध आपका कितना है Z11 और उसका मान कितना है आपका Z1 प्लस Z3। ठीक, आपका ऐसे ही Z12 इसका मतलब है कि आपकी जो Z11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका मान है Z1 प्लस आपका Z3, और क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, आप कॉपी में लिख लेना कि आपको जो पहली जो पास है ना, ये आपकी जो पहली पास है उसका प्रतिरोध या उसकी जो है प्रतिबाधा है ना, उसकी प्रतिबाधा ही बोलेंगे अभी, क्योंकि अपन जेड लिया तो अपन प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, उसका प्रतिबाधा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो Z12 आपका Z12 और आपका जो है Z21, उसके मान आपके भाई ये दोनों मान जो है ये और ये आपके सेम है, माइनस का Z3 माइनस का Z3। तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं कि पहली और जो दूसरी पास, ये और आपकी जो ये जो पास है, इन दोनों के मध्य जो इंटररिएक्शन हुई है, जो अंतःक्रिया हुई है, उससे रिलेटेड जो आपका जो है वो प्रतिबाधा है। ठीक है, ऐसे ही आपकी ये Z13 है ना, और आपकी Z31 उसका मान आपका 0 है, और वो भी क्या है आपकी जो तीसरी पास है और पहली पास है, इसके मध्य जो आपकी इंटररिएक्शन हुई है उसका और उसका जो प्रतिबाधा है वो आपकी 0। ठीक है, अब आपका है एक बच गई आपकी Z22 है ना, आपकी Z22 आपकी Z22, अब आपका Z22 क्या है ये वाली यहाँ पे आ जाए, तो Z22 जो है वो आपकी दूसरी पास की जो प्रतिबाधा है वो है, और वो कितनी है, सबसे मैक्सिमम है वो आपकी ये। ठीक है, ऐसे ही अब आपका मैं मान बताऊंगा आपको Z23, आपका Z23 आपका Z32 वो आपका है माइनस का Z4, और वो क्या आता है आपकी जो दूसरी और तीसरी पास है, इनके मध्य जो आपकी इंटररिएक्शन हुई उसके कारण जो प्राप्त हुआ आपका जो प्रतिबाधा है वो आपका, और Z33 जो है वो आपका वो तीसरी जो लूप आपकी उसकी जो प्रतिबाधा जो आप प्राप्त हुई आपकी वो है, और वो कितनी है Z4 प्लस आपका Z5। ठीक है, ये वाला। अब एक होती है अपन इस मैट्रिक्स को जो है ना, इस मैट्रिक्स ये वाली इस मैट्रिक्स को अपन डेल Z लिख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स आपको सोल्व करनी आती है, हाँ कोई बड़ी बात नहीं, उसको अपन डेल Z लिख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपका Z1 प्लस आपका Z3, आपका Z1 प्लस आपका Z3, और ये हो जाएगा आपका कितना Z2 प्लस Z3 प्लस आपका Z4 है ना 4, और आपका यहाँ पर आपका कितना है Z4 प्लस आपका Z5, और आपका माइनस का कितना है Z4, और आपका ये आपका Z4, ये आपके दोनों ही नेगेटिव है, और ये आपका ठीक है, ये हो गया आपका। अब सेकंड ये वाली होगी, अब सेकंड आपकी रो कितनी माइनस का Z3 है, तो आपका मैट्रिक्स सोल्व करते हैं तो आपकी सेकंड कैसे आती है नेगेटिव, और वो आपका एक नेगेटिव गिवन है अपने को, तो अपने लिखना होगा पॉजिटिव, और ये वाला अब ये दोनों तो छोड़ दो, ये वाली और ये वाली, ये और ये इसको लिखो माइनस का Z3 और आपका Z4 प्लस आपका Z5, ऐसा ही तो है। ठीक है, और ये आपका है ना, ये आपकी पहली जो थी ना उसमें देखो कि पहली में ये और ये छोड़ दिया, तो इसको गुणा कर लिया। अब सेकंड में आपका ये छूटेगा तो आपका ये इससे गुणा होगा, और ये आपका कितना हो गया 0, आगे वाला आपका 0। ठीक, और इसका मान कितना हो गया डेल Z। थर्ड क्यों नहीं ली, क्योंकि थर्ड का जो पहला अवयव है वो आपका 0 है, तो इसलिए मैंने क्या नहीं लिया ही नहीं, क्योंकि उसको सोल्व करने से कोई मतलब नहीं, 0 से गुणा होगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगी वो आपकी डेल Z की वैल्यू, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, और वो जो वैल्यू होगी वो आपकी डेल Z की वैल्यू होगी। अगर मैं आपको एक नियम आता है क्रेमर नियम, है ना, क्रेमर नियम, ये आपका क्रेमर नियम, ये आपका क्या कहता है, जैसे मानो कि आपको
I1 निकालना है, तो आपकी I1 हमेशा निकलेगी, वो होगी आपकी del 1 अपॉन del z, ऐसे निकलेगा, है ना। I1 आपको न्यूमेरिकल्स करोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये I1 और आपका del 1 और del z। अब del 1 का मतलब है कि आपकी ये जो पहली रो है ये वाली, हाँ ये वाली, इसको आप इससे रिप्लेस कर दो, समझ रहे हो। मतलब आपका जो del 1 है वो आपका क्या होगा, मैं समझा देता हूँ। ये आपका E1 0 0 और आपका माइनस का Z3 0 Z2 और Z3 प्लस आपका Z4, ये आपका यहाँ पर ये समझ गए ना। मतलब ये जो E वाली लाइन है वो आपकी पहली जो आपका पहला स्तंभ है, कॉलम, पहला जो आपका स्तंभ है कॉलम है, उसकी जगह आप रिप्लेस कर दो, वो आपका del 1 का मान हो जाएगा। इसका मान सोल्व करो और इसका मान सोल्व करो, दोनों जो रखोगे उनका जो अनुपात आएगा वो आपका I1 होगा। ऐसे ही आपका I2 I3 I4 ऐसे अपन निकाल लेते हैं। तो ये जो होता है ये आपका क्रेमर नियम होता है, और आपको ये जो है ये आपको आना चाहिए कि कैसे होते हैं, ये आपकी किसकी कितनी प्रतिबाधा होती है, ये वाली, है ना। तो अब आपका ये जो है किरचॉफ के नियम का जो परिपथीय विश्लेषण है वो आपका कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे आपका, है ना। और ये जो है ये आप साथ साथ इसके जो है नोट्स जैसे मैं बता रहा हूँ इसको आप लिख सकते हो थ्योरी में, है ना। और ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, क्योंकि ये क्या है बार बार नहीं करवाया जाएगा एक ही चीजें। और नोट्स जो है वो आप जैसे सुन तो रहे हो, मेरी जो बातें सुन रहे हो उसी से लिखने, ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, जो मेरे से सुना है उसी को लिखो नोट्स में, ठीक है। धन्यवाद।